इसका प्रण भी लेते हैं। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, आइए एक नजर इस पे डाल लेते हैं। बच्चों, आज हमने सीखा जीव जंतुओं का वर्गीकरण उनके खान पान के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में जीव जंतुओं की उपयोगिता तथा मधुमक्खी और अन्य कीटों के पालन एवं व्यवसाय के बारे में। बच्चों, पाठ के अंत की ओर चलते हुए आपको कुछ गृह कार्य दे दिए जाएं। बच्चों, आपको एक तालिका दिख रही है। तालिका में जीव जंतुओं के नाम, प्राप्त वस्तुएं और निर्मित वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। आपको उनकी जगह चित्र लगाने हैं। जैसे भेड़, भेड़ का चित्र लगाया। भेड़ से प्राप्त क्या होती है? ऊन। और ऊन से निर्मित क्या क्या चीजें हैं बच्चों? शॉल, स्वेटर इत्यादि। जो आपको पसंद हो आप वो लगा दीजिएगा। उसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको अपने परिवार से बातचीत करनी है। आपके मम्मी पापा या दादा दादी ने कभी न कभी कोई न कोई जीव जंतु पाला होगा और उनके स्वभाव और उनके रहन सहन के बारे में आपको उनसे पता करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। बच्चों, आज की कक्षा की समाप्ति यहीं होती है। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ। नमस्कार बच्चों, आज गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम आज आप लोगों को कक्षा 5 के विषय गणित के पाठ 4 भाग को लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम लोग भाग में प्रकरण, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। आपने पिछली कक्षा में तो बहुत अच्छे से 1 अंकीय संख्याओं से 2 अंकीय संख्याओं में भाग देना सीख लिया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हमारे पास अगर कुल 12 केले हैं जिन्हें 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसका उत्तर हमें झट से दे देंगे। और मैं अगर पूछूं कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने केले मिलेंगे, तो भी आप बता देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 केले मिलेंगे। और ये आपने कैसे किया? आपने सबसे पहले 12 केले में से 4 केले निकाले। 4 केले निकाला और उन चारों व्यक्तियों को एक एक केला आपने दे दिया। जब 12 में से 4 केला निकाला तो हमारे पास कुल कितने केले बचे? 8 केले। अब इस 8 केले में से हम फिर 4 केले निकालेंगे। जब अब हम 4 केले निकालेंगे तो फिर उन चारों व्यक्तियों को एक एक केला मिलेगा। तो उन व्यक्तियों को तो 2-2 केला मिल गया और हमारे 8 केले में से कितने केले बचे? 4 केले बचे। मतलब पहली बार हमने 4 केला निकाला, फिर दूसरी बार 4 केला निकाला, 12 में से 4 केला निकाला तो 8 केले बचे और 8 केले में से फिर 4 केला निकाला तो 4 केले बचे। अब बच्चों, हमारे पास बच गया 4 केले। फिर चारों व्यक्तियों में हमें बराबर बराबर देना है, तो इस 4 केले में से हमने 4 केला फिर निकाला। तो हमारे पास कितने केले बचे? एक भी केले नहीं ना। मतलब आपने यह प्रक्रिया 3 बार में की। पहली बार में 4 केला निकाला तो बचा 8 केला। दूसरी बार में 8 केले में से 4 केला निकाला तो बचा 4 केला। फिर तीसरी बार में भी आपने 4 केले में से 4 केला निकाला तो हमारे पास एक भी केले नहीं बचे। मतलब 12 केले 4 व्यक्तियों में आपने बराबर बराबर बांट दिया और प्रत्येक को 3 केला मिला। मतलब बच्चों, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों में अगर बराबर बराबर चीज़ों को बांटना हो तो हम भाग देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। आप इस चीज को ऐसे भी करके देख सकते हैं बच्चे कि ये आंसर सही आया है कि नहीं। देखिए, ये 12 केले हैं। 12 केले को 4 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। हमने 12 में 4 की भाग दी। अब 4 की भाग देने पर हमारा आया 4 तियां 12 और कितने केले बचे? 0। तब भी हमारा उत्तर कितना आया? 3। जब हमने घटाया था तब भी हमारा उत्तर 3 आया था और जब हमने भाग दिया तब भी हमारा उत्तर 3 आया था। मतलब हम कह सकते हैं कि बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। चलिए बच्चों, अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछते हैं। एक लड़का है सोहन।
सोहन के पिताजी का मोमबत्ती का कारखाना है। उनके कारखाने में एक दिन में 8,550 मोमबत्तियां बनती हैं। अब बताइए इनमें 12-12 मोमबत्तियों के कितने पैकेट बनेंगे और कितनी मोमबत्तियां शेष बच जाएंगी। अब बच्चों आपको करना है कि 8,550 में से 12-12 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। जब किसी वस्तु को या किसी संख्या को बराबर बराबर भाग में बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और 2 अंकों की संख्याओं से भाग देना तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन क्या एक बार और इसको करके देखें कि आपने ये कैसे किया। यहाँ पे बच्चों हमारा जो भाजक है जिससे भाग देते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, भाजक। यहाँ पे हमारा भाजक 12 है और हमारा भाज्य जो है वो 8,550 है। मतलब भाजक हमारा 2 अंक का है और भाज्य 4 अंक का है। तो जब भी हम भाग देते हैं तो भाजक अगर 2 अंक का है तो भाज्य के भी 2 अंक से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन यह देखना बहुत आवश्यक है कि भाज्य का यह 2 अंक जो है ये भाजक से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 85 12 से बड़ा है, मतलब यह भाग हम दे सकते हैं। बच्चों 12 का पहाड़ा तो आप आसानी से जानते हैं। अब जरा बताइए 85 में 12 कितनी बार आएगा। 85 में 12 7 बार आएगा। 12 सते 84। तो भागफल में हमने 7 लिखा और 85 के नीचे 84 लिखा। अब हमारा बटा बचा 1। जब 1 के आगे हम भाज्य के अगले अंक को उतारेंगे तो हमारी नई संख्या बनी 15। 15 में 12 कितनी बार आएगा, 12 का पहाड़ा आप जान रहे हैं। 15 में 12 एक बार आएगा। 12 एकम 12। हम यहाँ भागफल में 1 लिखेंगे और 15 के नीचे 12 लिखेंगे। अब हमारा बटा बचा 3। अब 3 के आगे हम फिर भाज्य के अगले अंक को उतारेंगे। भाज्य का हमारा अगला अंक इकाई का अंक है जो कि 0 है। अगले अंक को उतारने पे हमारे भाज्य में जो नई संख्या बन रही है वो 30 है। अब फिर हम देखेंगे कि 30 में 12 कितनी बार आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 30 में जब आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यह 2 बार आएगा। 12 दूनी 24। तो जितने बार आता है उसको हम भागफल में लिखते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे 24। अब 30 में से 24 घटाया तो हमारा बटा बचा 6। बच्चों अब भाज्य में का कोई और अंक शेष है। अब भाज्य में कोई अंक शेष नहीं है तो यह 6 हमारा शेषफल हो जाएगा। मतलब जिस संख्या से हमने भाग दिया वो भाजक है। यहाँ पर भाजक हमारा कितना है, 12 है। भाज्य कितना है, 8,550 है। भागफल कितना है, 712 और शेषफल कितना है, 6। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह प्रश्न मैंने सही किया है, क्या इसका उत्तर सही है, तो क्या आप इस उत्तर की जांच कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप इस उत्तर की जांच कर सकते हैं क्योंकि भाज्य, भाजक और भागफल में एक संबंध होता है जिसको हम एक सूत्र के माध्यम से बताते हैं और वह सूत्र है आपका भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। एक बार फिर ध्यान से देखिए बच्चों, भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल में एक संबंध होता है जिसको हम सूत्र के माध्यम से बताते हैं। यह सूत्र है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। इस सूत्र में हम भागफल, भाजक और शेषफल का मान रख के अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमने सही किया या नहीं। हमने जो भाग दी थी 8,550 में 12 की,
यहाँ पे हमारा भागफल आया था 712। मतलब इस प्रश्न में भाजक 12 है, भागफल हमारा 712 है, भाज्य 8550 है, शेषफल 6 है। अब एक बार इस सूत्र को फिर ध्यान से देखिए। भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक धन शेषफल। अब चलिए एक बार हम इसमें मान रख के देखते हैं। अगर हमारा उत्तर भाज्य के बराबर आ गया तो हमने भाग सही की है। भागफल हमारा 712 है, इसमें हमने भाजक 12 से गुणा किया और शेषफल 6 को जोड़ दिया। भागफल 712 और भाजक 12 का गुणा करने पे हमारा जो उत्तर आया वो है 8544। इसको आप करके भी देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम देखिए 712 में 12 से गुणा करते हैं। गुणा करने तो आपको आसानी से आता है बच्चों, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इकाई के अंक से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14। फिर हम दहाई के अंक से करेंगे 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 सते 7। अब देखिए बच्चों, इसको हम जोड़ लिए। यहाँ पे हमारा आया 4, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 7 और 1 8। तो ये आया ना 8544। अब इस 8544 में हमने 6 को जोड़ लिया, तो 6 को जोड़ने पे हमारा कितना आया 8550। क्या हमारा ये सही है उत्तर? देखिए हमारा भाज्य भी 8550 था। अगर ये सेम आ गया, ये उसी के समान आ गया, तो मतलब हमने ये भाग सही की है। तो आप सीख गए ना कि अपने उत्तर की जांच कैसे करते हैं। कोई भी भाग देंगे तो आप इस सूत्र में भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल में मान रख के उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब बच्चों, आप उन संख्याओं का भाग तो बहुत आसानी से दे लेते हैं जिनका पहाड़ा आपको आता है। जैसे इसके पहले जो भाग दिया 12 से, उसका पहाड़ा आपको आ रहा था, आपने बहुत आसानी से भाग दे लिया। अगर मैं ऐसी संख्या से भाग देने के लिए कहूँ जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता है, तो क्या आप भाग दे लेंगे? हाँ, आप बिल्कुल भाग दे लेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ 3 अंकीय संख्याओं से जिसका पहाड़ा आसानी से तो याद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उससे भाग दे सकते हैं। यहाँ पर हमने 74,160 में 144 से भाग दिया है। मतलब यहाँ पे हमारा भाज्य कितना है 74,160 और हमारा भाजक कितना है 144। 144 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं। अब देखिए हम कैसे भाग देते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको ये करके बता रही हूँ। 74,160 में 144 से आप कैसे भाग दे रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा भाजक 3 अंक का है 144, तो हम क्या करते हैं, भाज्य के भी 3 अंक से शुरुआत करते हैं। लेकिन यह जांच लेना आवश्यक है कि क्या यह 3 अंक हमारे भाजक से बड़ा है। अगर भाजक से बड़ा है तब तो भाग जाएगी, अगर छोटा होगा तो हम 4 अंक से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में हमारा भाज्य 3 अंक का भाजक से बड़ा है, मतलब हम भाग दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम अनुमान लगाएंगे कि 144 741 में कितनी बार आया है, और अनुमानतः यह 5 बार आएगा। मैंने यह अनुमान 14 का पहाड़ा 74 में पढ़ के लगाया है। 14 पचे 70। अब जितनी बार हम ले जाएंगे जो अनुमान लगाया है वो हम लिखेंगे भागफल के स्थान पे, मतलब 5। अब इस 5 का गुणा 144 में करने पर जो संख्या आएगी उसको 741 के नीचे लिखेंगे। मतलब 144 में हमने
5 का गुणा किया और कितना प्राप्त हुआ? 5 चौक को 20 हासिल 2, 5 चौक को 20, 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, मतलब 720। अब ये 720 हमने 741 के नीचे लिख दिया। देखिए हम 144 को 5 बार ले गए, 5 का गुणा 144 में किया और जो संख्या आई उसको 741 के नीचे लिखा। अब हमारा बटा बचा 21। कितना बचा? 21। अब हम भाज्य के अगले अंक को, जो कि दहाई का अंक है 6, उसको हम इस संख्या के बगल में लिखेंगे। 21 के आगे 6 लिखने पे हमारी नई संख्या बन रही है 216। अब हम फिर अनुमान लगाएंगे कि 216 में 144 कितनी बार आएगा। देखिए बच्चों, ये हम 720 इसको घटाया तो हमारा बचा 21 और बगल के अंक को हमने उतारा तो ये हुआ 216। अब 216 में अनुमानतः 144 एक बार आएगा। देखिए 14 का पहाड़ा 21 में हमने पढ़ा तो 14 एकम 14। हम अब जितनी बार गया उसको हम भागफल में लिखे, एक बार गया 1। अब इस 1 का गुणा हम फिर 144 में कर रहे हैं और उसको हम 216 के नीचे लिख रहे हैं। अब 216 के नीचे लिखने पे 216 में से 144 घटाइए, हमें कितना प्राप्त हुआ? ये हुआ 144 और इसमें से हमने घटाया तो ये मिला 72। ठीक है, अब इस 72 के आगे हम भाज्य के अगले अंक को लिखेंगे। भाज्य का अगला अंक हमारा इकाई का अंक है जो कि 0 है। देखिए हमने लिखा है, यहाँ भी हम आपको करके बता रहे हैं कि ये 0 हो गया। 720 बनी नई संख्या। अब इस 720 में आप फिर 144 को अनुमान लगाइए कि कितनी बार गया है। इसमें अनुमानतः 144 5 बार गया है। फिर हम भागफल के स्थान पे 5 लिखेंगे और इस 5 का गुणा 144 में करेंगे और हमने देखा था बच्चों कि 144 में 5 का गुणा करने पे हमारी संख्या आई थी 720। अब हम 720 को 720 में से घटाए तो हमें कितना मिला? 0। अब क्या भाज्य में कोई अंक शेष बचा है? अब भाज्य में कोई भी अंक शेष नहीं है, मतलब 0 हमारा शेषफल हो गया, 515 भागफल हो गया और 144 हमारा भाजक है और 74,160 हमारा भाज्य है। अब बताइए बच्चों, क्या यह भाग हमने सही किया है? क्या हम इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं? हाँ बच्चों, आप कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। इसमें हम भागफल, भाजक और शेषफल का मान रख के अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर देखें कि हमने ये भाग सही किया या नहीं। बच्चों, इस भाग में हमारा भाजक है 144, हमारा भागफल है 515, भाज्य हमारा है 74,160 और शेषफल है 0। तो चलिए एक बार हम मान रख कर देखते हैं। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। भागफल के स्थान पे हमने लिखा 515 और भाजक के स्थान पे 144 और शेषफल के स्थान पे 0। 515 में 144 का गुणा करके देखेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 74,160। यह गुणा करके आप जरूर देखिएगा और इसमें शेषफल को हमने जोड़ दिया। शेषफल हमारा 0 है। 0 को आप जोड़ के पाठ में पढ़े होंगे। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से उस संख्या का मान नहीं बदलता है। तो जब हमने 0 को 74,160 में जोड़ा तो हमारा कितना उत्तर आया? 74,160 और हमारा भाज्य भी कितना है? 74,160। मतलब हमने यह भाग सही किया है।
मतलब हमने अपने उत्तर की जांच कर ली है और अब हम आसानी से किसी भी भाग में उत्तर की जांच कर सकते हैं। एक बार आप फिर इस सूत्र को दोहरा लीजिए। क्या सूत्र है? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। बच्चों, अब तक आप जान चुके होंगे कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। एक बार दोहरा लीजिए। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जैसे इसके पहले जो हमने दिया था, जिस संख्या से 144 से भाग दिया था वो हमारा क्या था? भाजक था। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। एक बार बच्चों फिर दोहरा लीजिए। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद भाज्य में से जो संख्या बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर किसी संख्या में हमें 20, 30, 40, 50 ऐसे 90 तक की संख्याओं से भाग देना हो तो क्या हमें 20, 30, 40, 50 इन संख्याओं का पहाड़ा जानना आवश्यक है या हम बस 2, 3, 4, 5 ऐसे 9 तक के पहाड़े को पढ़कर भाग दे सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या है 38,612। ये देखिए हमारे पास संख्या है 38,612। इसमें हम 50 की भाग देते हैं। अब इस 50 की भाग मैं 5 का पहाड़ा पढ़ के दूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे। अब 50 हमारा भाजक है और भाजक 2 अंक का है, तो भाज्य के भी शुरू के 2 अंक से हम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे भाज्य के शुरू का 2 अंक 38 हमारे भाजक से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? तब हम भाज्य के 3 अंक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भाज्य का 3 अंक है 386। अब हमें 50 की भाग तो 386 में देनी है, लेकिन हम 5 का पहाड़ा 38 में पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 38 में पढ़ने पे कितनी बार जाएगा? 5 सते 35। हम ले जाएंगे यहाँ 7 बार, 38 के नीचे 35 लिखेंगे और इसके दाहिनी तरफ शून्य अपने आप जोड़ देंगे। फिर से देखिए बच्चों, हमने 5 का पहाड़ा 38 में पढ़ा, 5 सते 35 लिखा 38 के नीचे और उसके दाहिनी तरफ शून्य अपने आप जोड़ दिया, तो संख्या बन गई 350। 386 में से 350 घटाया तो बटा बचा 36। अब 36 के बगल में हमने एक उतार लिया, जो भाज्य के दाहिनी तरफ संख्या बची है उसको हमने उतार लिया, तो ये हो गया 361। फिर हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर हम 5 का पहाड़ा 35 में पढ़ेंगे। भाग दे रहे हैं 361 में, लेकिन 5 का पहाड़ा हम 36 में पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 36 में पढ़ेंगे तो फिर 5 सते 35, 36 के नीचे लिखेंगे और शून्य उसके दाहिनी तरफ अपने आप जोड़ देंगे, तो संख्या क्या हो गई? 350। एक बार फिर देखिए बच्चों, हमने 5 का पहाड़ा 36 में पढ़ा, 5 सते 35, 36 के नीचे लिखा और शून्य इसके दाहिनी तरफ अपने आप लिख दिया। संख्या क्या बन गई? 350। अब 361 में से जब हम 350 घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 11। अब फिर भाज्य में अभी दाहिनी तरफ एक अंक बचा है इकाई का, तो उसको हम 11 के आगे लिखेंगे, तो नई संख्या बनी हमारी 112। अब इस 112 में हम फिर 50 की भाग देंगे, लेकिन 5 का पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे।
11 में 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 दूनी 10, 10 हम लिखेंगे 11 के नीचे और इसके दाहिनी तरफ फिर हम शून्य अपने आप जोड़ देंगे, तो ये संख्या बन गई 100। अब 112 में से हमने 100 घटाया तो हमें संख्या मिली 12। अब बच्चों, चूंकि भाज्य में एक भी अंक शेष नहीं बचा है तो 12 हमारा शेषफल हो जाएगा। मतलब हमने यह भाग देली केवल 5 का पहाड़ा पढ़ के और भाग दिया है हमने 50 का। मतलब निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी संख्या में 20, 30, 40, 50 ऐसे 90 तक की संख्याओं से भाग करने के लिए हमें 20, 30, 40, 50 या 90 तक के पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल 2, 3, 4, 5 ऐसे जिस संख्या से भाग दे रहे हैं केवल उसके 2, 3, 4, 5 उसके दहाई के अंक को पढ़ के भाग दे सकते हैं। केवल बस जो हमारा उत्तर आएगा उसमें दाहिनी तरफ शून्य जोड़ते चले जाना है। अब चलिए बच्चों, हम भाग के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। बच्चों, भाग के अपने कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं। चलिए इनको हम जानते हैं। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। जैसे शून्य में 9 से भाग देंगे तो भी भागफल शून्य आएगा, शून्य में 15 से भाग देंगे तो भी भागफल शून्य आएगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग संभव नहीं है, क्योंकि हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि किसी संख्या में शून्य कितनी बार आया है। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल में सदैव वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही प्राप्त होता है। जैसे 8 में 8 की भाग दिए तो भागफल 1 ही आएगा, क्योंकि 8 में तो 8 एक बार आया। 24 में 24 की भाग दिए तो भागफल 1 ही आएगा। अब बच्चों, हम एक बार अपने पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाना भाग है, या फिर किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना भी भाग है। हमने आज सीखा कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का एक सूत्र होता है जिसको हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक धन शेषफल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस सूत्र में मान रखकर हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। बच्चों, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। भाग देने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है वो भागफल, और भाग देने के बाद भाज्य में से जो संख्या बच जाती है वो शेषफल होती है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही आता है। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है और शून्य में किसी भी संख्या से भाग संभव नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम अपने गृह कार्य के बारे में देखते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक गिनतारा में पेज संख्या 36 का प्रश्न 1 और 3 है, उसको ध्यान से देखिएगा और हल करिएगा। आपकी कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 34 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने में अगर आपको कठिनाई आती है तो आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन से भी और अपने किसी भी मित्र से सहयोग ले सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, गिनतारा के पेज संख्या 36 का प्रश्न 1 और 3 हल करना है और कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 34 के सभी प्रश्नों को हल करना है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस पाठशाला में आपने भाग के प्रथम चरण को बहुत अच्छे से समझा है। इसके अगले पाठ्यक्रम में हम फिर आएंगे और आपको 3 अंकीय संख्याओं से भाग देना, 4 अंकीय संख्याओं से भाग देना सिखाएंगे और कुछ वार्तिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। बच्चों, तब तक आप घर पे खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए और हम लोग का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों,
तुम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को तो जानते ही हो, उन्हें सीख चुके हो, और पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर लेते हो, और प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को जोड़ और घटा भी लेते हो। लेकिन ऐसा तुम तब कर पाते हो